गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम एवरेज की लास्ट क्लास करेंगे और इसमें लगभग 8 से 10 क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए इस टाइप के क्वेश्चन और अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें गणित का स्टैंडर्ड काफ़ी मजबूत है, इसलिए मुझे भी थोड़ा अपने स्तर को बढ़ाना पड़ रहा है। तो आप सभी क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से देखो और फिर उनके बाद में जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे आपको सभी वीडियो क्लासेस के सोल्ड एंड अनसोल्ड दोनों तरीके के पीडीएफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। और देखना आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इनके एक भी कॉन्सेप्ट आउट नहीं होंगे। चेक करना आप, हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं हमारी क्लासेस को और एकदम अच्छे लेवल तक क्लासेस जाती हैं। तो अब शुरू करते हैं हम आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 55 से शुरू करेंगे। तो पढ़िए मेरे साथ क्वेश्चन को। एक दिवसीय मैच में टीम ए ने 50 ओवर की एक पारी में 5.3 रन प्रति ओवर की दर से रन बनाए। टीम बी खेल रही है और 5 ओवर बचे हैं तथा टीम ए के स्कोर की बराबरी करने के लिए आवश्यक रन रेट 7.2 रन प्रति ओवर है। टीम बी का स्कोर क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ये देखते हैं कि टीम ए ने कितना स्कोर बनाया। तो देखिए, आपको अगर यहाँ से देखना होगा तो अब आप देख रहे हैं कि ये आपके पास है 50 ओवर का मैच है, ठीक है, और 5.3 रन प्रति ओवर की दर से इन्होंने रन बनाए हैं। तो टोटल कितने रन बनाए होंगे? तो देखिए, टीम ए का टोटल स्कोर कितना है? टोटल स्कोर कितना है? आपने करना है 50 को गुणा कर दोगे आप 5.3 से, तो कितना आएगा? देखिए, अगर मैं 5.3 को 50 से गुणा करूं तो देखिए ये जीरो और ये पॉइंट दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से गुणा करना अभी से सीख लो आप कि ये यहाँ पर जीरो को हटा दोगे तो पॉइंट हट जाएगा। और अगर मैं 50 को 5 से गुणा करता तो 250 और ये इस तरीके से आ जाएगा मेरा 265, यानी 3 गुणा 5 15 और जोड़ दूंगा तो ये टोटल स्कोर जो बनाया है टीम ए ने वो 265 रन बनाया है, ठीक है। अब ये 265 रन टीम ए ने बना दिया है। अब आता है टीम बी का स्कोर। 5 ओवर बचे हुए हैं, ठीक है। अब बनाने कितने हैं इसको? टीम बी ने कितने रन बनाने हैं? टीम बी ने कितने रन बनाने हैं वो देख लेते हैं यहाँ से। तो देखिए, इन्होंने कहा है कि 5 ओवर तो बचे हुए हैं, ठीक है, और 7.2 रन प्रति ओवर की दर से बनाना बाकी है, यानी आवश्यक रन रेट है इतना इनको चाहिए। प्रति ओवर कितना रन चाहिए? 7.2 रन प्रति ओवर। कितने रन बनाने हैं, है ना, बनाने हैं 5 ओवर में, 5 ओवर में। तो इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो इसको आप ऐसे समझोगे, 5 ओवर में 7.2 की रन रेट से कितने रन बनेंगे भाई? 35 और एक 36, यानी इतने रन और चाहिए इनको जीतने के लिए, ठीक है, यानी स्कोर को टाई करने के लिए। जब मैच बराबरी करोगे आप अगर टीम ए की तो आपको चाहिए 36 रन और बनाने हैं, उसके बाद में स्कोर लेवल हो जाएगा। तो अभी देखिए, आपके पास बाकी के रन तो आपने बना लिए, बच कितने गए? 36। तो इसका मतलब अभी स्कोर कितना है टीम बी का? टीम बी का अभी का स्कोर कितना है? टीम बी का अभी का स्कोर क्या है? और वो स्कोर है आपका 265 बनाने थे, 36 और बच गए, तो जो बच गया है वो कितना है आपका? 9 and 229 रन, ठीक है। तो बी ऑप्शन को हम टिक कर लेंगे। बेहद सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बट पहली बार देखा होगा अगर आपको तो इस तरीके की प्रॉब्लम भी आपके सामने एग्जाम में आ सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं, कोई ज़्यादा नहीं था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 56।
देखिए 56 क्वेश्चन मैं कई अलग अलग तरीके से कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिखाऊंगा एक बेस्ट अप्रोच। सबसे पहले मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आपको एलिगेशन याद है कल की क्लास का, तो वो भी यूज़ किया जा सकता है और आप बिल्कुल कैलकुलेशन के थ्रू भी जा सकते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़िए। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स देर आर 20 गर्ल्स हु स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 40 मार्क्स इन द टेस्ट। What is the average marks of the boys in if the class average is 60 marks? देखिए क्लास का जो एवरेज है वो 60 मार्क्स का है, ठीक है, और 60 स्टूडेंट्स की क्लास है जिसमें 20 गर्ल्स का स्कोर रहा है 40 मार्क्स ऑन एन एवरेज। तो आपके पास अगर 60 में से 20 लड़कियों का जो औसत वो 40 अंक है, तो फिर बाकी के 40 लड़के बचेंगे। देखो ये बात आपको समझनी होगी। यहाँ पर लड़कियां कितनी हैं, गर्ल्स कितनी है 20, तो टोटल 60 है। तो फिर अब आपको ये वाली कैलकुलेशन बेहद सिंपल है। बॉयज कितने बचेंगे 40। इतनी बात तो आप समझ चुके हैं, पहली बात। अगली बात क्या है, आपके पास लड़कों के औसत कितने होंगे ये दिया हुआ है। तो देखिए पहले मैं आपको एलिगेशन मेथड सिखाता हूं आपको। एलिगेशन क्या लगाएंगे आप, मैंने लिखा गर्ल्स और इधर बॉयज, और अब मैं देखिए लड़कियों का औसत कितना है 40, लड़कों का हम ज्ञात करेंगे, लेकिन लड़के और लड़कियां दोनों का जो मिलकर औसत बनेगा वो कितना बना रहा है पूरी कक्षा का, वो 60। ठीक, अब आपको जानते हो कि एक इधर डिफरेंस आता है और एक इधर डिफरेंस आता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20, ठीक है। और ये आता है लड़कियों का और ये किसका आता है लड़कों का, मतलब ये हमने सीख लिया था। तो अब देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस है वो भी कुछ होगा, उसको भी लिखेंगे, लेकिन फिलहाल हमें जो लड़कों की संख्या है वो कितनी है, यहाँ से 40 है ये वाली संख्या। इस 40 को अगर मैं यहाँ लिख दूं, यानी 20 की वैल्यू कितनी है 40, कितने गुना है 2। तो पक्की बात है यहाँ पर लड़कियों की संख्या तो आपके पास दी हुई है ना कितनी 20, तो जो डेटा है वो रख लो। तो यहाँ पर कितनी होनी चाहिए 10 होनी चाहिए, क्योंकि 10 का 2 गुना आया होगा ये, ठीक है, 10 का 2 गुना 20 हुआ होगा। देखिए ये 10 है तो ये 20 है, ये 20 है तो ये 40, यानी 10 और 20 जो अंतर आ रहा था ना, या 20 को 40 अगर लिख रहे हैं और यहाँ पर 20 आपके पास संख्या ऑलरेडी दी हुई है लड़कियों की, तो फिर 20 का मतलब यहाँ कितना आना चाहिए आपके पास 10 आना चाहिए। यानी ये रेशियो जो है ना, ये वाला रेशियो, यही तो रेशियो रहेगा यहाँ पर, ये सेम रहेगा। एलिगेशन में आपने ये सीखा था। तो अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस अगर ये 20 है, तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस ये 10 बना होगा। अब देखिए 60 से अगर 40 कम है तो 60 से ये बड़ा होना चाहिए, और कितना बड़ा होना चाहिए 10 का डिफरेंस बनना चाहिए। तो ये कितना होगा आपके पास 70, ठीक है। तो ये फिलहाल हम आंसर 70 कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ 50 करते हैं ना आप, तो 50 गलत होता है, क्यों, क्योंकि 50 और 40 का कभी भी एवरेज 60 नहीं बन सकता। मैंने आपको ये कल डिस्कस करा बहुत अच्छे से कि अगर जब भी कोई दो मिश्रण मिलते हैं तो उनका जो मिक्स का एवरेज आता है, यानी जो मीन एवरेज आता है, वो आपका हमेशा उन दोनों के बीच में कुछ रहेगा। तो 50 यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हम आंसर इस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज क्या कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको ये 1000 बार समझा चुका हूँ कि आप हमेशा कैलकुलेशन से बचेंगे, क्योंकि आपके पास इतना समय है नहीं, ठीक है। और जब हम टाइम को अगर अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास इतने क्वेश्चन है और ऑन एन एवरेज पर क्वेश्चन इतना टाइम है, ठीक है, तो उसमें से हम टाइम बचाना शुरू करते हैं। एग्जाम में टाइम क्यों बचाना शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो वास्तव में 2-3 मिनट का टाइम भी लेंगे, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों के लिए हम शुरू से टाइम बचा के चलेंगे। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन को अगर हम फास्ट तरीके से लिखते, तो गर्ल्स एंड बॉयज लिखने के बाद 40 60 20, यहाँ पर 40 यहाँ पर 20 यहाँ 10, तो ये आंसर आपने 70 देखना था, ठीक है। इतना फास्ट स्पीड से क्वेश्चन हो सकता था, बस इसकी प्रैक्टिस चाहिए थी आपको। फिर भी मैं अगर आपको बताऊं कि कोई और तरीका क्या हो सकता है, तो आपने देखा कि भाई 60 सभी बच्चों का औसत कितना है 60 अंक, और कक्षा में टोटल छात्र कितने 60। तो देखिए टोटल कक्षा का जो टोटल एवरेज रहेगा, यानी टोटल जो बनेगा सभी बच्चों का एवरेज के हिसाब से जो टोटल बनेगा वो 3600 बनेगा। अब लड़कियां कितनी है 20 है, ये है गर्ल्स आपकी, ठीक है। इनका 20 का एवरेज है 40, ठीक है। तो ये कितना हुआ है आपका 800। अब ये 800 होने के बाद ये बच गया आपके पास 2800, ठीक। अब ये जो 2800 ये लड़कों का है, और लड़के कितने हैं,
लड़के कितने हैं? लड़के हैं आपके पास 40, क्योंकि 20 लड़कियां हैं तो फिर बचे हुए 40 कौन होंगे? लड़के। ठीक है, तो अब अगर इसको काटोगे आपके पास 70 आंसर आएगा। तो ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था इस क्वेश्चन के लिए तो, लेकिन आपको इतना समझना पड़ेगा कि हम एलिगेशन को थोड़ा सा स्पीड से कैलकुलेट कर सकते हैं। एलिगेशन को लगा के भी कर सकते थे। यहाँ डेटा थोड़ा सिंपल था इसलिए आसान हो गया, अदरवाइज एलिगेशन सिंपल पड़ता। मैंने दोनों तरीके से क्वेश्चन को सिखाया। आपका आंसर फिलहाल आप देख रहे होंगे। कितना करेंगे हम करेंगे आंसर इसका 70। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 57। एक बल्लेबाज अपने करियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है। उसके रन का औसत प्रति मैच 1.4 बढ़ता है। 25वें मैच से पहले उनका औसत क्या है? ठीक है, तो 25वें मैच से पहले उनका औसत क्या है, इस चीज़ को अगर हम समझें तो इस चीज़ को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसे हमने ऑलरेडी 3 से या 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 25 को हम 1.4 से गुणा करेंगे, और अगर हम 1.4 से गुणा करेंगे तो 25 और 10 35 रन। 35 रन क्या हो गए? एक्स्ट्रा हो गए, तभी तो ये बढ़ा है। ठीक है, और कितने से बढ़े हैं ये 35 रन एक्स्ट्रा? कितने में से? 100 में से ये 35 रन एक्स्ट्रा थे। यानी इसका मतलब जो पहले का एवरेज था वो कितना था? 65 रन का था। 65 रन प्रति मैच, प्रत्येक मैच में 65 रन का औसत रहा है। ठीक है, तो ये 65 आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, तो मुझे लगता नहीं इस क्वेश्चन को समझने की आपको आवश्यकता है, ऑलरेडी आप कर चुके हैं। हर वीडियो में लगभग ये क्वेश्चन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत 24.85, मतलब मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ 24.85 रन प्रति विकेट है, अगली पारी में वह 52 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिसके कारण उसका औसत 0.85 कम हो जाता है। उसके द्वारा अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए, आपने बल्लेबाज के औसत रनों का क्वेश्चन कर लिया, किसी पारी के औसत रनों का क्वेश्चन कर लिया, लेकिन गेंदबाज को हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो चलिए गेंदबाज को भी ले लेते हैं इस बार। ठीक है, मान लेते हैं ये बुमराह है। ठीक है, और इस बुमराह को हम थोड़ा गेंदबाजी करवाते हैं यहाँ। और गेंदबाजी कैसे करवाएंगे कि देखिए, पहले का जो औसत था ना, अब मैं एलिगेशन लगाऊंगा इसमें। ठीक है, 24.85 रन का औसत था ये। ठीक है, ये पहले का था, पहले। ठीक है, और अब का मतलब क्या होता है कि इस वाले मैच में, ठीक है, ये औसत उसका पहले से चलता आ रहा था, लेकिन अगली पारी में उसने कितने बना दिए? अब मैं यहां लिख रहा हूं इसको। अगली पारी में 52 रन बनाए और 5 विकेट ले लिए, यानी 5 विकेट लेने में 52 रन उसने कंज्यूम किए यहाँ पे। तो देखिए, जो ये रेट आएगी ना, ये 52/5 आएगी, और आप इसको देखेंगे 10.4। ठीक है, 10.4 रन, इस बात को समझना, प्रति विकेट। ठीक है, एक विकेट लेने के लिए उसको कितने खर्च करने पड़ रहे हैं? रन 10.4। पहले कितने खर्च करता था? 24 रन, 24.85 रन देता था वो, फिर उसके बाद में उसको एक विकेट मिलता था। लेकिन इस मैच में थोड़ा अच्छा रेट रह गया उसका। देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखना, एवरेज, अगर बैटिंग का एवरेज जितना ज़्यादा आपको डेटा में दिखेगा उतना अच्छा होता है, लेकिन गेंदबाजी का जो औसत होता है वो कम रन देकर ज़्यादा विकेट लेना बेहतर समझा जाता है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर 0.85 कम हो जाता है, कि जगह कम वाले शब्द को रिप्लेस करके दिया कि 0.85 बेहतर हो जाता है, यानी अच्छा हो जाता है। तो अच्छा होने का मतलब आप इसमें 8.5 जोड़ नहीं सकते, इसमें कम करना होगा, क्योंकि गेंदबाजी का औसत कम होना अच्छा माना जाता है। ठीक है, कम रन देकर विकेट लेगा तो उसी को हम अच्छा एवरेज कहते हैं। अब इस वाली पारी में उसने कितना बना दिया? 10.4। यहाँ पर आपने देख लिए हैं, आप यहाँ पर ये वाली जो कैलकुलेशन करी थी। अब इन दोनों का जो एवरेज बना, ये वाला एवरेज बनने के बाद क्या बन के आया? कह रहा है 24 रह जाएगा। क्यों? क्योंकि 0.85 कम हो गया तो ये रह गया। अब बताओ, इनका एलिगेशन लगाना कितना आसान है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है आपके पास यहाँ पर 0.85, और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है आपके पास, अगर मैं 13.6 कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 13.6 कर सकता हूँ। एक पॉइंट से मैं यहाँ पर एक 0 लगा दूंगा और इस पॉइंट को हटा दूंगा। अब देखिए, 17 से अगर मैं काटता हूँ इसको तो 17 × 8,
और एक 0 और 17 गुणा 5 85 1 और ये 16 से कट गया, तो ये 16:1। ये देखिए अब के जो विकेट है ना वो कितने हैं, यहाँ पर है आपके 1, और पहले के जो विकेट हैं वो कितने विकेट लिए होंगे 16। ये विकेटों की संख्या का अनुपात आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हम आगे नहीं भी जाते तो भी ठीक था, क्योंकि इस वाली पारी में हमने कितने विकेट लिए हैं 5, ठीक है, तो 5 आया होगा यहाँ पर। तो पहले अगर मैं 16 को 5 से गुणा करूं तो कितना आएगा, तो आएगा आपके पास 80। तो ये 80 विकेट पहले थे। अभी की अगर बात करें तो 80 + 5 बराबर, ये कह रहा है अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या कितनी होगी 85 विकेट्स। ठीक है, तो ये आंसर कर सकते हैं आप। मुझे लगता नहीं ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ है, बस इतना ही लिखना था आपको 24.85, इधर लिखना था 52/5 करके देख लेते नया एवरेज क्या था। और इन दोनों का जो मिक्स एवरेज है वो 24 बनेगा। इन दोनों का डिफरेंस 0.85, इन दोनों का डिफरेंस 13.60, और इस डिफरेंस को लिखने के बाद आप यहाँ पर काट के देखेंगे 80:5। तो ये 5 और 80 जो यहाँ पर आ रहा है, आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं थी आपको, यहीं पर जो आ रहा है यही क्या है आपका विकेटों का एवरेज है। यहाँ अगर 5 का वैल्यू 5 ही दिया हुआ है, क्योंकि इस मैच में 5 ही विकेट लिए हैं, तो 5 का वैल्यू 5, तो 80 का वैल्यू 80, दोनों पहले और अब के टोटल विकेट जोड़कर आप यहाँ भी आंसर कर सकते थे कितना 85। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा हाई टू मॉडरेट है, टफ नहीं है मान के चलना, बट ये टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ पर बहुत बेसिक्स काम में आएंगे आपको। तो मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना, आप भी मेरे साथ पढ़िए। द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन 4 सेक्शन A, B, C and D is 60 kg. The average weight of the student A, B, C and D individually are 45 kg, 50 kg, 72 kg and 80 kg रिस्पेक्टिवली। ये रिस्पेक्टिवली जो शब्द होता है इसका मतलब होता है क्रमशः, ठीक है। यानी अगर मैंने यहाँ पर A पहले लिखा है A, B, C, D में तो यहाँ पर जो पहला डेटा होगा 45 kg वो A का होगा, दूसरा डेटा अगर वहाँ B है तो यहाँ B का होगा। रिस्पेक्टिवली शब्द का मतलब यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। इफ द एवरेज वेट ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ सेक्शन A and B together is 48 kg and that of B and C is 60 kg, what is the ratio of the number of students section A and D? A and D में जो सेक्शन है उसके स्टूडेंट्स का रेशियो क्या है, ये हमसे पूछा है। चलिए फिर से पढ़िए क्वेश्चन को, एक बार हिंदी में भी पढ़िए। 4 खंड है आपके पास ABCD, और इन सभी खंडों का जो छात्रों का औसत भार है सभी का मिलाकर देखें, औसत तो बनता है 60 किलोग्राम, ठीक है। लेकिन प्रत्येक खंड में देखें, यानी प्रत्येक सेक्शन में देखें कि A सेक्शन में जो बच्चे हैं उनका 45 किलो है, B सेक्शन में जो है उनका 50 किलोग्राम, C सेक्शन में 72 किलोग्राम, और D सेक्शन के छात्रों का औसत भार 80 किलोग्राम। अलग अलग करने पर ये आता है इनके सभी सेक्शनों का, ठीक है। यदि खंड A और B के छात्रों का मिलाकर औसत निकालेंगे तो 48 किलो आएगा, और खंड B और C के छात्रों का औसत भार देखोगे आप तो कितना आएगा 60 kg आएगा। तो खंड A एंड D के छात्रों की संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बेहद सही है, सरल भी है, टफ कुछ भी नहीं है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी समझनी पड़ेगी। तो ठीक है, मैं आपको पहली स्टेप दिखाता हूँ इस क्वेश्चन की। क्या करेंगे हम, ऐसे मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ABCD बी ABCD रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है कि हम ऐसा मानेंगे, बात को समझना, कोई माध्यम आपको रोक नहीं सकता क्वेश्चन को समझने के लिए। यहाँ पर थोड़ा हिंदी में लिखने में प्रॉब्लम है, इसलिए ये PPT थोड़ा आसान बनती है इंग्लिश में, टाइपिंग की वजह से मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, लेकिन मैं अभी आपको समझा रहा हूँ एक एक चीज़, तो आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। लेट का मतलब होता है माना, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी स्टूडेंटों की संख्या जो ABCD सेक्शन है इनमें ऐसा मान लेते हैं कि स्टूडेंटों की संख्या है स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d। ये याद रहने के लिए मैंने सेम माना है। A सेक्शन में स्मॉल a बच्चे हैं यानी स्टूडेंट हैं, और B सेक्शन में स्मॉल b संख्या मान लेते हैं, ठीक है, और C सेक्शन में स्मॉल c एंड D सेक्शन में स्मॉल d की संख्या स्टूडेंट्स की है।
ठीक है। ये मानने के बाद अब इनका टोटल क्या करोगे आप, देखो इनका सबका ए का एवरेज 45, फिर बी का 50, फिर सी का 72 और फिर 80 किलोग्राम डी के छात्रों का औसत भार था। तो अगर मैं 45 को ए से गुणा करूं तो टोटल वेट आ जाएगा एक सेक्शन के सभी बच्चों का। ठीक है, फिर मैं बी स्मॉल बी से गुणा कर दूं अगर 50 को, तो फिर वो बी सेक्शन के सभी बच्चों का औसत मतलब टोटल आ जाएगा। तो इन चीज़ों को मैंने यहाँ लिख रखा है। टोटल वेट ऑफ स्टूडेंट इन ए, यानी जो टोटल वेट होगा ना ए सेक्शन के सभी बच्चों का, वो होगा 45A। इसी तरीके से टोटल वेट ऑफ स्टूडेंट इन बी इज 50B। एंड इसी तरीके से हम आगे दो का भी देख लेंगे। टोटल वेट ऑफ स्टूडेंट इन सी इक्वल टू 72C एंड टोटल वेट ऑफ स्टूडेंट इन डी सेक्शन 80D। देखिए ये क्या कर रखे हैं हम यहाँ पे, आप ये जानते हो कि अगर मैं मान लो 5 लोगों को, ऐसे ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि अगर मैं मान लो 5 लोगों को अगर 3-3 रुपए दूं तो टोटल कितने दूंगा, 15 दूंगा। बस वही बात यहाँ पर अप्लाई हुई है कि ए अगर हमारे पास स्टूडेंट है, कितने ए स्टूडेंट है टोटल, और सबको यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ए सेक्शन का वजन कितना है 45, तो फिर 45 का टोटल कितना होगा, 45 गुना ए कितना हुआ 45A। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास यहाँ 50B, 72C और 80D किया गया है। अगर समझ नहीं आया फिर से समझना इस बात को। ठीक है, उसके बाद अगली जो बात होगी वो बात क्या होगी कि हम देखें यहां से एक बार कि अगर मैं टोटल वेट ऑफ स्टूडेंट इन ए एंड बी का देखूं, मैं मान लो ए एंड बी दोनों सेक्शन, कौन कौन से, ए एंड बी, तो ए एंड बी में ये कह रहा है कि इनका जो टोटल है वो कितना है, यहाँ पर 48 kg है। ठीक है, ए और खंड ए एंड बी के छात्रों का औसत भार 48 kg है। तो अब क्या करोगे आप, ए में तो कितने, ए स्टूडेंट है, और बी में कितने स्टूडेंट है, बी, दोनों को जोड़ दो, और दोनों को जोड़कर अगर 48 से गुणा करोगे आप तो ए और बी का टोटल आ जाएगा, दोनों का टोटल आएगा। इसी तरीके से फिर अगली बात देख लो, टोटल वेट ऑफ स्टूडेंट इन बी एंड सी कितना दिया हुआ है, बी एंड सी के छात्रों का औसत भार 60 किलोग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 60 को गुणा कर दोगे बी प्लस सी से। ठीक है, ये दिया हुआ है जो हमने लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ से एक चीज देख सकते हैं, और वो बात क्या है, देखिए कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे देखूं कि ए एंड बी का अगर मैं देखता हूं, कौन से का, इस वाले का, तो 45A प्लस 50B ये होना चाहिए टोटल। ठीक है, क्या होना चाहिए, 45A एंड 50B। और यहां पर अगर ए और बी का देखता हूं मैं, तो ये कितना आता है मेरा 48 इंटू ए प्लस बी, ये आता है। तो इसका मतलब ये दोनों चाहे यहाँ पर देखो या यहाँ पर देखो बराबर होना चाहिए, इसलिए मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया यहाँ पर। अब 48 ए से भी गुणा होगा, 48 किससे गुणा होगा, बी से भी गुणा होगा। और यहाँ पर ए और बी का रेशियो किस तरीके से बनेगा, देखना इस बात को हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर इस 48A को इस 45A से अगर मैच कराएं, यानी इस 45A को राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, ये आप जानते हैं इसलिए मैंने इस स्टेप को लिखा नहीं है। और इस 48B को ये इससे गुणा होगा, ठीक है, ये उस लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा यानी बाईं तरफ जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा प्लस का। तो 50 में से 48 घटेंगे, यहाँ कितना बचेगा 2, यानी आपके पास 3A बराबर 2B आएंगे। और अब इसमें आप जानते हो A का मान B के पास और B का मान A के पास। ठीक है, तो अब आप यहाँ से ये जान सकते हैं कि A 2 है तो B कितना है 3, एक तो ये हो सकता है। ठीक है, या दूसरी बात यहाँ से हम B का वैल्यू जान सकते हैं कि भाई B का मान कितना है, तो वो है हमारे पास 3A बटा 2, और वो रहेगा आपका क्या B का मान होगा 3A बटा 2, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। ठीक है, इसके बाद अगली बात देखते हैं हम, एक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, अब दूसरी बात क्या है वो देखते हैं। आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है B प्लस सी का मान कितना हुआ है, यहाँ पर देखते हैं B 50 किलोग्राम और 72 किलोग्राम। तो 72 कितना है, देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास B एंड C। अगर इन दोनों का टोटल देखें और इन दोनों का टोटल इससे मैच करा दे इस बार, तो कितना आएगा 50B प्लस 72C बराबर 60B प्लस C। और अब कुछ भी नहीं है, ये 60 बनता है, ये 50 है, ये उधर जाएगा तो 10 बच जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ये 60C इस साइड आएगा तो ये कितना हो जाएगा 12C। तो लिख दिया हमने 10B बराबर क्या 12C। ठीक है, तो यहाँ पर आया अब हमारे पास 5B बराबर 6C। तो देखिए यहाँ से अगर हम 6C का मान देखते हैं तो या B की जो वैल्यू हमने यहाँ पर ली हुई है, कौन सी, ये वाली
जो b की वैल्यू है, इस b की वैल्यू को मैंने यहाँ रखा है 5, 5 का 5, b की जगह ये वाली वैल्यू रख दी है हमने 3/2 a और बराबर ये 6c। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना होगा 15/2। ठीक है, और 2 इससे गुणा हो सकता है, वज्र गुणा, तो 12, यानी 15a बराबर 12c। तो अगर मैं 3 का भाग दूं दोनों तरफ काटता हूं तो 5a बराबर क्या आएगा 4c। इतनी बात आपको समझ में आ गई है 4c। और यहां से आप c की वैल्यू अगर देखोगे तो 4 इसके बटा में आएगा। ठीक है, 4 इसके बटा में आ जाएगा। तो अब क्या करोगे आप, आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, एक तो b का मान आ चुका है और एक आपके पास c का मान आ चुका है। दो इक्वेशन बन चुकी हैं। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं, आपके पास सबका एवरेज कितना है 60 है और सबका इंडिविजुअल एवरेज कितना है 45, 45, 50, 72 एंड 80। उसको लिख देते हैं ऐसे कैसे कि देखिए ये भी तो इक्वेट होना चाहिए, ए सेक्शन का एवरेज इतना, बी सेक्शन का एवरेज 50 तो b से गुणा कर देंगे, सी सेक्शन के सी बच्चों को 72 से गुणा कर देंगे, इनका टोटल आ जाएगा, और 80 को अगर d से गुणा कर दे यानी d बच्चों से गुणा कर दे तो ये टोटल बनता है किसका, चारों सेक्शनों के वजन का टोटल बनता है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहता है कि सभी को अगर एक साथ एवरेज निकालें तो 60 आएगा। तो ए बी सी डी सभी बच्चों की संख्या गुणा एवरेज 60। ठीक है, ऐसे ये दोनों बराबर होने चाहिए, मतलब ये वाली इक्वेशन इस वाली इक्वेशन के बराबर होनी चाहिए, मतलब ये दोनों बातें बराबर हैं। ठीक है, अब अगर ये दोनों बातें बराबर है, यहाँ पर बराबर का साइन लगा रखा है आपने, तो अब यहाँ से क्या करोगे, ये 60-60 हो गए सब, है ना, 60A 60B 60C 60D। अब पक्षांतरण चल रहा है ये, ठीक है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। अगर लेफ्ट से हम राइट भेजते हैं किसी को, और अगर इधर प्लस में थी तो क्या होगी, माइनस में थी। ठीक है, और माइनस की होती थी तो क्या करते हैं हम प्लस में कर देते। तो देखिए 45A है और यहाँ पर कितना है 60 है, तो डिफरेंस कितना है, अगर इसको मैं इधर लेके आता हूँ तो 15 का। ठीक है, तो 15A ये हो गया, 50B है और इधर 60C है, तो इसको भी उधर लेके जाऊंगा तो 60 में से 50 जाएगा, 10B बचेगा। अब बचा हुआ 60C इधर आएगा 72C की तरफ, तो 12C बचेगा। और यहाँ पर 80D में से अगर 72D घटाओगे तो कितना बचेगा, 60 घटाओगे तो कितना बचेगा, 80 में से 20D। तो ये वाली बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है। ठीक है, और वो ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है तो अब उसको और बचे हुए को और सोल्व कर लो। यहाँ से क्या सोल्व करोगे, देखिए C की वैल्यू रखूंगा मैं कौन सी, ये वाली, और B की वैल्यू कौन सी रखूंगा, ये वाली, जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां पर। तो देखिए 12C की जगह मैंने ये रखा, D 20D हो गया, 15A हो गया, और B ये, क्यों B को A में क्यों बदला हमने और C को A में क्यों बदला, क्योंकि हमें यहाँ पर जब क्वेश्चन कह रहा है तो वो क्वेश्चन हमसे मांग क्या रहा है, क्वेश्चन हमसे मांग रहा है कि आप हमें सिर्फ A और D का रेशियो दें। तो A और D का रेशियो अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें B को और C को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यही कारण था। अब आप समझ पाए होंगे कि यहाँ B के बराबर क्यों देखा हमने और यहाँ C के बराबर क्यों देखा हमने, क्योंकि अगर एग्जाम में आप देखना कि अगर यहाँ पर A और D की जगह B और C का अगर रेशियो पूछता है तो फिर हम A और D का मान ज्ञात करेंगे ये इक्वेशंस में। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ करी है। तो अब देखिए अगर मैं इस 4 को इससे काटूँ तो 3 आएगा, ये कितना आएगा 15A प्लस 20D, इतना हो गया, बराबर यहाँ पर अगर मैं इसको काट दूँ तो ये कितना आएगा 5, और ये कितना हो गया 15A प्लस 5 दिया 15A। ठीक है, अब इस तरीके से ये बातें हो गई हैं आपके पास, और यहाँ पर आपके पास ये चीज़ें हैं। अब देखो क्या करोगे आप, इस 15 से इस 15 को कैंसिल कर दोगे, अब आपके पास बचेगा 20D बराबर 15A। ठीक है, तो यहाँ पर आप A और D का मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी इसी चीज़ को मैंने आपको समझा रखा है यहाँ पे। देखिए किस तरीके से, नेक्स्ट में आपने क्या किया, यहाँ पर 3 से कट गया, ये 3 गुणा 5 15A। ठीक है, फिर अगला क्या हुआ 20D, ये बात समझ में आ रही होगी आपको, बराबर का साइन है और उसके बाद 15A एंड यहाँ पर कटेगा ये 5 से
और फिर 5 15a। अब एक देखो, इसको इधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, यानी ये दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ है तो इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बचा आपके पास 20d और 15a। अब इनको अगर 5 से काटता हूँ तो 4d बराबर कितना आएगा 3a। अब a का मान तो d के पास और d का मान a के पास, ये जानते थे आप, a अनुपात d कितना आएगा 4:3। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इस पूरे क्वेश्चन को आप 2-3 बार देखना, लिटरली काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन का खेल है, बाकी वैसे तो सिंपल ही है। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं आप, और ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60। एक छात्रावास में 35 विद्यार्थी हैं। यदि विद्यार्थी की संख्या में 7 की वृद्धि हो जाती है तो भोजन का खर्च 42 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च 1 रुपया कम हो जाता है। भोजन का मूल खर्च ज्ञात करिए। इस क्वेश्चन को मैं आपको कोई शॉर्टकट नहीं बताने वाला, ठीक है, शॉर्टकट है लेकिन नहीं करेंगे हम इस शॉर्टकट को, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा फंसाते हैं। तो शॉर्टकट का मतलब सिंपल ये है कि आपको एक बार इक्वेशन बनानी चाहिए। क्या इक्वेशन बनानी चाहिए? मैं ऐसे मान लेता हूँ कि माना औसत कितना है, माना एवरेज यानी औसत, औसत कितना है x रुपए है, ठीक है, x रुपए पर स्टूडेंट है, कितने का 35 का, ठीक है, 35 का 35 स्टूडेंटों का जो औसत है वो कितना है x रुपए है पर डे, ठीक। अब इसी को हम आगे अगर सोल्व करें तो कैसे सोल्व करेंगे देखना एक बार। टोटल कितना होगा 35 का 35x, ठीक, और 35x अगर टोटल है उसमें हम कितना जोड़ देंगे 7 जोड़ देंगे, सॉरी 42 रुपये प्रतिदिन का खर्चा बढ़ रहा है तो 42 जोड़ देंगे, ठीक है, ये बढ़ गया। अब वो कहता है हमें कि 7 की वृद्धि हुई है कितने में 35 विद्यार्थियों में, तो 35 और 7 कितने हो गए, मैं यहाँ लिख देता हूँ 35 + 7 लोग बढ़ गए। और अब जो आपका एवरेज आएगा उस एवरेज में कमी हुई है 1 रुपए की, यानी जो पहले आपने एवरेज x माना हुआ है उसमें कितनी कमी हुई है 1 रुपए की। ये इक्वेशन बन गई। अब बताओ, ये इतना सा आप लिखने के बाद में इसको आप, मुझे नहीं लगता 20-30 सेकंड में सोल्व नहीं कर सकते, आप कर सकते हो बिल्कुल, मैं करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे किस तरीके से सोल्व करेंगे। 35x + 42 = ये 42 हो गया है अब ये टोटल, ठीक है, तो इसको मैं 42 लिखकर यहाँ 42x हो जाएगा ये, और आगे आएगा माइनस का 42। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस 35 को इधर ले जा रहा हूँ, ठीक है, तो 42 और ये 35 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा तो कितना आएगा 7x, और इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा 42 और 42 कितना होगा 84, यानी x की वैल्यू जो आएगी आपके पास कितनी आएगी 12 आएगी। इतनी बात जान गए आप, औसत कितना है 12। अब वो कहता है पहले का खर्चा कितना था भाई, 35 का खर्चा कितना होगा, 35 ही तो थे मूल खर्च, मतलब पहले कितने लोग थे 35, प्रत्येक व्यक्ति कितना खर्च करता था 12 रुपये पर डे, तो ये लगभग 420, लगभग नहीं पूरा 420 रुपये आएगा खर्चे का। यानी हम ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे, बी ऑप्शन चूज करेंगे। बताओ, एक छोटी सी सिंपल सी ये कैलकुलेशन करनी थी और कुछ नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 कक्षाएं x, y तथा z में छात्रों की संख्या का अनुपात, छात्रों की संख्या कितनी है 27, किसमें x में, y में कितनी है 36 लिखे जाता हूँ साथ के साथ, और z में कितनी है 45, ठीक है। इन तीनों कक्षाओं में छात्रों के औसत अंक 83, 76 और 85 हैं। तो सभी कक्षाओं के संयुक्त औसत याद करो। तो देखिए 27 व्यक्ति हैं 83 अंक है, 36 व्यक्ति हैं 76 अंक है, 45 व्यक्ति हैं 85 अंक है। वास्तव में इस क्वेश्चन को पता है कैसे करना था आपको, आपने ये क्वेश्चन मैंने भी आपको पहले ऐसे ही सिखाया था, देखना कैसे, 27 × 83 प्लस क्या करोगे 36 × 76 प्लस 45 × 85, ठीक है। और अब क्या करोगे, अब आपके पास जो संख्या है 27 प्लस 36 प्लस 45 का भाग दोगे। अब ये क्वेश्चन अगर आपने ऐसे लिख दिया
तो यकीन मान के चलना अगले 3 मिनट से पहले तो आप ये सोल्व कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको 3 बार ऊपर गुणा करना है, उसके बाद में 3 बार जोड़ना है, ठीक है। और उसके बाद नीचे आपको 3 ये एक टोटल ये भी करना है आपको, और फिर उसके बाद में काफ़ी बड़ी संख्याओं में किसी बड़ी संख्या का ही भाग लगेगा, तो आराम से 3 से 4 मिनट खा जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आप इस क्वेश्चन को इस अप्रोच से करें। तो हमारे पास क्या अप्रोच रहेगी, देखिए ये क्या है, आपके पास नंबर है और ये क्या है आपके पास एवरेज है, ठीक है, ये एवरेज दिया है। तो नंबर अगर जैसे भी नंबर है उनको अगर हम रेशियो में कन्वर्ट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 से काटता हूँ 3, 9 से काटता हूँ 4 और 9 से काटता हूँ 5। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 3 लोग हैं जिनका औसत कितना है, 83 है। अब आसान हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। ये कितना हुआ, 83 गुणा 3 कितना हो गया, अब 83 को 3 से गुणा करेंगे 9 एंड 24 यानी 249, ठीक है। अब इधर देखेंगे हम 4 को 76 से गुणा करेंगे तो 75 अगर ये होते तो कितना होता, 75 और 75 150, 150 का डबल 300, तो 300 के बाद में और कितना जाना था 4, तो 304। उसके बाद ये 5, 3 4 5 के अनुपात में, 5 को इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा, 85 गुणा 5 करोगे तो 25, 40 और 2 42 यानी 425, ये टोटल आ जाएगा इनका, ठीक है। और इस टोटल को हम क्या कर लेंगे, इस टोटल में हम 3 4 5 यानी ये 12 जो है इसका भाग दे लेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ दोबारा। वो दोबारा मैं क्यों समझा रहा हूँ उसका कारण समझना। उसका कारण सिंपल ये है कि आपको ये क्वेश्चन एक बार में समझ हो सकता है नहीं आए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी हमारे पास नंबर दिए हुए होते हैं ना, तो देखिए एक्स क्लास है, वाई क्लास है और जेड क्लास है। इसमें हमारे पास 27, 36 और 45 संख्या दी हुई है, ठीक है, इन क्लासों में। तो हम क्या करेंगे, इनके हम काट कर एक बार इन नंबरों को हल्का कर लेते हैं। सभी को काट रहे हैं, देखिए यहाँ पर 9 से हम हल्के कर रहे हैं इनको। तो ये आएगा 3, ये आएगा 4 और ये आएगा 5। अब ये क्वेश्चन को सोल्व करना आसान है, ठीक है। और इनका एवरेज मान लो 27 को 3 से गुणा कर, वो 27 को आप 83 से गुणा कर लो, ठीक है। फिर बाद में इनके टोटल का भाग देते तो इस छोटे टोटल का भाग दे लेना, और क्या फर्क पड़ेगा बताइए, इन दोनों का फिर ये टोटल आएगा आपके पास, ठीक है, ये टोटल आएगा। तो अब ये टोटल कितना आया था आपका, ये आया था आपका 249, ठीक है। और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 76, तो ये कितना आया था आपका, ये आया था आपका 304। और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 85, तो ये कितना आया था आपका 304 के बाद में ये आया था आपका 425। अब ये जो टोटल है इन सब का, ये जो टोटल है और ये जो नंबर्स का जो आपने रेशियो बना लिया, इनका टोटल है 12, ठीक है। तो ये नंबर और ये टोटल में नंबर का भाग दोगे, क्या आ जाएगा आपके पास, फाइनल यानी संयुक्त औसत आएगा। तो जो एवरेज आएगा, ठीक है, एवरेज जो आएगा फाइनल वो क्या आएगा, इन सब का टोटल देखिए 200, 300, 500, 500 और 400, 900, 900 और 75 और 3 कितना हो गया, देखिए 4 5 9, ठीक है। और उसके बाद 9 9 18 यानी ये 8 आ जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद 2 और 4 6, 6 और 1 7, और उसके बाद 4 और 5 9, ठीक है। तो ये आया 9 7 8, 978। कितने का भाग देना है, 12 का भाग देना है। तो देख 12 गुणा 8 कितना होता है आपका, 96 होता है। तो 8 बार गया, 1 से 18, 1.5, 81.5 आप आंसर कर जाते हैं इसका। थोड़ा सा टाइम ले लिया क्योंकि हमने इसको 2 बार कराया इसी वीडियो में। उसका कारण यही था कि आपको समझ में आना चाहिए बढ़िया से। अब सेम क्वेश्चन को किस अलग तरीके से या किसी और कॉन्सेप्ट के थ्रू पूछ सकता है, तो वो देखिए आप यहाँ पर ZY X, ये यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है टाइपिंग में, ये X बना लेना इसको, ठीक है, X बना लेना। तो क्या करेंगे हम, X Y एंड Z में औसत अंक 83, 76 एवं कितने हैं 85 हैं। तो सभी कक्षाओं का संयुक्त औसत ज्ञात करिए, ठीक है, इनका संयुक्त औसत ज्ञात करना है। एक्स वाई और जेड का जो एक्स और वाई का जो संयुक्त औसत है वो 79 है, और वाई और जेड का संयुक्त औसत है वो 81 है। कैसे करेंगे भाई, देखिए एक्स वाई एंड जेड, ठीक। मैंने लिखा एक्स का औसत कितना 83, ठीक, और वाई का औसत कितना है 76, और z का औसत कितना 85।
इन दोनों का औसत कितना है, इन दोनों का औसत है 79 और इन दोनों का औसत कितना है 81। तो देखिए आप इस तरीके से लगाएंगे एलिगेशन, जानते हैं एलिगेशन लगाना आप, और इस तरीके से लगाएंगे एलिगेशन, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 4, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस भी 4 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये है आपका 85, 85, ठीक है। तो 85 ये कितना आएगा आपके पास, 5 आएगा डिफरेंस, ठीक है। देखिए कैसे आया है आपके, सॉरी ये 85 नहीं, आपके पास ये है 81 है, 81 है, सॉरी 81 है। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ एक बार, इसको दोबारा कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। ये लो यहाँ से, देखिए टेक्नोलॉजी कितना आगे पहुँच गई है, ठीक है। एक टाइम ये होता था कि हम क्लासरूम में पढ़ा रहे होते थे और उस समय हमारे पास चौक को मिटाने का वो नहीं होता था साधन, और आज की डेट में हमारे पास ऐसा मिटता है कि हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, ठीक है। आपके पास टेक्नोलॉजी है, हम काफ़ी दूर से पढ़ा पा रहे हैं, इसी वजह से आपको ये कितना आएगा 81, ठीक है। अब 81 और 76 का जो डिफरेंस है वो कितना है 5। अब देखिए आप यहाँ पर 3 4 और ये कितना हो गया 5। ये रेशियो किसका आता है आप जानते थे, ये एलिगेशन का जो रेशियो आता था वो नंबर्स का आता था, ठीक है, उनकी संख्या का आता था, संख्या का जो रेशियो मिल जाता था हमें लास्ट में, ठीक है, XYZ का। अब आपके पास ये टोटल कितना हो गया 12, ठीक। अब ये टोटल अगर 12 हो गया तो अब 3 को इससे गुणा करोगे, ठीक है। क्या करोगे अब वापस वही चीजें हैं आपके पास, क्या 83 इंटू 3 प्लस 76 इंटू 76 इंटू कितना करेंगे 4 प्लस आप करेंगे 85 इंटू 5, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे 3 प्लस 4 प्लस 5 का भाग देंगे, और फिर से देखिए वो सेम क्वेश्चन था, ठीक है, उसी सेम क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा हुआ है, यानी आपका आंसर फिर से वापस वही कैलकुलेशन आनी है, तो क्या करेंगे 81.5 आंसर कर देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा करना, हाँ ऐसे एलिगेशन लगाया जा सकता है, ये वाली चीज़ आपको फाइंड करनी थी, इस वाली बात को गायब करके दिया हुआ था क्वेश्चन वाला 3 4 5 के रेशियो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, एक कक्षा में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन 68.5 किलोग्राम है, यदि 4 नए छात्रों का वजन 72.2 किलोग्राम, 17.8 किलोग्राम और 70.3 किलोग्राम और 66 यानी 66.7 किलोग्राम वर्ग में शामिल है हो जाते हैं, फिर सभी छात्रों का औसत वजन 300 ग्राम बढ़ जाता है, शुरू में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। अच्छा क्वेश्चन है और आपको बढ़िया से फंसा सकता है, बट मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो 4 आए ना उनका औसत वजन, इनका टोटल वजन देख लेते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। तो इनका जब भी हम टोटल वजन देखेंगे तो वो किस तरीके से देखेंगे, सबसे पहले आप एक काम करना 72.2 kg, ठीक है। मैं आपको यहाँ हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लूँ समझाने में, बट यकीन मान के चलना वो सेम चीज़ आप एग्ज़ाम में अगर यूज़ करेंगे तो आपका बहुत सारा समय बचाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जितना ज़्यादा टाइम आप होमवर्क करने में लगाओगे यानी प्रैक्टिस करने में लगाओगे, उसी के इनवर्स प्रोपोर्शनेट में आपका समय बचेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो 66.7 kg ये 4 लोग आए हैं। अब देखना इसको आप जोड़कर 4 का मतलब इन सबको अगर आप जोड़ते हो, ठीक है, तो आपको जोड़ने में काफ़ी तकलीफ हो सकती है। मैं आपको ये जोड़ना बताता हूँ किस तरीके से सिंपल हो सकता है। इस 2 को मैं देखो ये एक काम कर सकता हूँ मैं कि यहाँ पर कितना है मेरे पास 0.3 और यहाँ पर 0.7, यहाँ पर 8 एंड यहाँ पर कितना है 2 है। तो देखिए ये क्या होगा, ये 3 मैं इसको दे दूं और यहाँ पर कितना बच गया 70, यहाँ पर कितना रहेगा 66 और एक ये जाते एक और बढ़ जाएगा तो 67, ठीक। अब इसी तरीके से मैं इस 8 को इसको दे दूं तो ये कितना बच गया 70 और ये कितना हो गया 73। अब इस 3 को मैं इसको दे दूं तो ये कितना हो गया 70 और ये भी कितना बच गया 70, ये खत्म, ठीक है। तो 70 70 70 और 70। अब बताओ इस बात को अगर आप समझ सकते थे, अगर ये इतना सा आप देख लेते 2 4 5 सेकंड में, तो आपका आंसर हो जाता 70 गुना 4। कितना आता है इनका टोटल, इनका टोटल कितना आता है आप बताइए मुझे। इनका टोटल आता आपका 70 गुना 4, ठीक है, कितना आ जाता
70 गुणा 4 280 किलोग्राम। ठीक है, इतनी बात अगर आप समझ चुके हैं तो फिर इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व कैसे करेंगे वो देखना है आपको एक बार। ठीक है, मैं इसको मिटा लूँ पहले एक बार, जो आवश्यक नहीं है, जो बात समझ चुके हैं उसको हटा देते हैं हम। इन सब का जो टोटल था वो हमने लिख दिया है, कितना है 280 किलोग्राम। ठीक, अब उस बात को हम आगे बढ़ाएं। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम आगे सोल्व करें तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए आपके पास मान लो पहले लोग कितने थे, माना शुरू में छात्रों की संख्या कितनी है, x है। ठीक, अब अगर x है तो पहले के जो टोटल था वो कितना था 68.5x। अब कितना और आ गया चारों का 280 किलोग्राम। अब टोटल कितने हो गए लोग, पहले x थे, अब 4 लोग और आ गए तो बटा 4 हो गया, बराबर अब पहले का जो औसत था उस औसत में कितने की वृद्धि होगी, 300 ग्राम की। तो इसका मतलब 68.5 की जगह कितना हो जाएगा 300 ग्राम, मतलब 0.3 बढ़ेगा, तो ये 0.8 किलोग्राम रहेगा। ये ध्यान रखना था आपको। ठीक है, यहाँ पर कितना है ये 8, जबकि यहाँ पर ऊपर कितना दिया हुआ है 5, तो ये 300 ग्राम बढ़ गया, तो मैं इसको 68.5 की जगह 68.8 कर लिया हूँ। ठीक है, इतनी सी बात थी। अब इसको इससे गुणा करोगे, वज्र गुणा करोगे, मतलब क्रॉस गुणा करोगे। कैसे करोगे, अगली जो आपके पास समीकरण रहेगी वो 68.5x प्लस 280 बराबर क्या आएगा 68.8x प्लस 68.8 को अगर मैं 4 से गुणा करूंगा तो ये आएगा लगभग 275.2। ठीक है, ये आएगा 275 कितना 8 होना 4 32 2 आएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब हम पक्षांतरण करेंगे, ये इस साइड आएगा और ये उस साइड जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 68.8 है, ये 68.5 है, यानी यहाँ पर 0.3x बचेगा, और ये इस तरफ आएगा तो 5 तो सीधे सीधे कम हो गए, लेकिन ये अगर 5 80 85 5, लेकिन 5 भी नहीं है पूरे, 4.8। ठीक है, 4.8 ये बचेगा। ठीक है, अब अगर 4.8 है और ये कितना है 0.3 है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और हम 3 को इससे काटेंगे, कितना आएगा 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 16 आ चुकी है, यानी आपके पास यहाँ पर जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। कितना करेंगे 16, पहले कितने थे 16 लोग थे। ठीक है, पहले 16 लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 संख्याएं ऐसी हैं, यदि उनमें से किसी 2 संख्या का औसत तीसरी में जोड़ा जाए तो प्राप्त योग क्रमशः 168, 174 और 180 है। मूल तीनों संख्याओं का औसत क्या है। तो देखिए मेरे पास 3 संख्या मान लो, मैं मान लेता हूँ A, B एंड C है। ठीक है, ये 3 संख्याएं हैं। तो क्या कर रहा है, पहली कोई भी 2 का औसत तीसरी में जोड़ना है, तो हम ये बनती है इक्वेशन A प्लस बी का औसत आएगा A प्लस बी बटा 2। अगर उसको हम C में जोड़ दें तो कितना आएगा 168, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं B प्लस C को 2 का भाग दूं औसत आ जाएगा, और इस औसत को अगर मैं A में जोड़ दूं तो कितना आएगा मेरे पास 174। अगर मैं C को A में जोड़ दूं और बटा 2 कर दूं तो यहाँ पर अगर मैं इसको मैं अगर B में जोड़ दूं इस औसत को तो कितना आएगा मेरे पास 180 आएगा। ठीक है, अब अगर हम इस इक्वेशन को किस तरीके से सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इसको जोड़ेंगे और इनको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इनको किस तरीके से जोड़ा जाएगा, देखिए ये इस तरीके से जोड़ा जाएगा A प्लस बी बटा 2 और B प्लस सी बटा 2 और C प्लस A बटा 2। तो ये इन तीनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो ये बनता है मेरे पास बटा 2 बटा 2 बटा 2 है, तो इसका मतलब ऊपर भी 2 बार जुड़ेंगे, नीचे ऑलरेडी बटा 2 है, तो ये आएगा A प्लस बी प्लस C। ठीक है, ये वाला। ठीक है, 2A 2B 2C ऐसे आएगा, बटा 2 करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, A प्लस बी आएगा, और इधर भी क्या है आपके पास A प्लस बी प्लस C, और ये बराबर ये कितना है टोटल 8 और 4 12 यानी 2
6 और 7 13 और 8 21, 21 और 1 22, यानी 2 और 3 और 2 5, 522 आएंगे। ठीक है, तो ये कितनी बार है? ए 2 बार, बी 2 बार, सी भी कितनी बार? 2 बार। तो इसका मतलब एक ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा? इसका आधा कर लो आप, ये 2 2 बार थे तो इसको भी आप आधा कर लो, सीधा सीधा कितना आ जाएगा? 2 6 1। तो तीनों का टोटल कितना आएगा आपके पास? तीनों का टोटल जो आएगा वो आएगा आपके पास 261। अब अगर मैं एवरेज की बात करूं, ठीक है, अगर मैं एवरेज की बात करूं तो 261 में अगर मैं 3 का भाग दूंगा तो ये आएगा मेरे पास 8, एंड देन वी हैव 2 बचेगा 7, 87। ठीक है, तो विल गेट द आंसर 87 हियर। अब देखिए आपको करना क्या है, ये वाली कैलकुलेशन आपको तकलीफ दे सकती है मुझे जहाँ तक लग रहा है, अगर आपका गणित थोड़ा सा कमज़ोर है तो उस चीज़ को मैं यहाँ फिर से समझाता हूँ। ठीक है, उसको कैसे जोड़ा है हमने। आप मुझे ये बताइए, a प्लस बी बटा 2 प्लस बी प्लस सी बटा 2 प्लस सी प्लस ए बटा 2 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो क्या मैं इनका एलसीएम 2 ले सकता हूँ? बिल्कुल, एक बार भाग जाएगा यानी ये संख्या एज इट इज रहेगी, फिर ऐसे आगे भी एज इट इज रहेंगी। तो आप ए को कितनी बार जोड़ोगे? 2 बार। तो मैं यहाँ पर देखो ए प्लस ऐसे लिखूंगा इसको, वैसे वास्तव में मैं ऐसे लिखता ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ऐसे लिखता। अब देखिए ए 2 बार है यानी मैं ऊपर कैसे लिखूंगा उसको? 2a प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है, और अब मैं 2 का भाग देता। अब इसी बात को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 कॉमन ले लूँ, a प्लस बी प्लस सी बटा 2, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा फाइनली? a प्लस बी प्लस सी। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर आपको करने की कोशिश की है, अगर आप समझ पाए हैं तो। ठीक है, ये हमारी क्लास थी, लास्ट क्लास एवरेज की। थैंक यू सो मच, आप इतना मतलब झेल पाए मुझे। और उसके बाद अब हम नया चैप्टर कल लेके आएंगे, कल अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपको टाटा बाय बाय करता हूँ। बट एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिए, अगर आपको ये रेलिवेंट नहीं लगता है तो आप चैनल छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपको लिटरली अगर ऐसे लगता है कि ये रेलिवेंट है, आपको हेल्प कर रहा है वीडियो, तो फिर कन्फर्म बात है कि आपको ये वास्तव में हेल्प करेगा। और बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ़ रहती है कि मुझे वीडियो मिल नहीं रहे हैं, मेरा ये लिंक नहीं खुल रहा है। तो मेरे नंबर अगर जब तक आप सेव नहीं करोगे ना व्हाट्सएप पे, तब तक वो लिंक ओपन नहीं होगा। तो थोड़ा सा टेक्निकल बातों को भी सीखते रहिए। डिस्क्रिप्शन में अगर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल रखा है ऑलरेडी तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ PDF मिल जाएंगे आपको। और मैं हर वीडियो में इन चीज़ों को बताने का थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, ये सब चीज़ें बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं उन सब चीज़ों को बचा के रख रखा हूँ। ठीक है, कि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ले पाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग सब्सक्राइब करके, ये जो बेल का आइकन है इसको इसलिए दबाना है आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि क्लास डली है कि नहीं डली है। बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करके पूछ रहे हैं, सर आज की क्लास कब डालोगे? यार आप उसको नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जब भी डलेगी आ जाएगी आपके पास क्लास। ठीक है, और जैसा भी लगे आपको, हाँ ये सब चीज़ें अगर आपको लग रहा है कि मैं आपकी हेल्प अच्छे से कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा शेयर करो। और हमें आज के लिए इजाज़त दो, कल मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।